अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। हम धातों की बात करते हैं, इसके अलावा हम बुलंद दिमाग वाला जो पहाड़े हैं उनकी बात करते हैं, उनके अंदर कुदरती वसाइल की बात करते हैं। और एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमेशा हम अपने डिस्कशन में उसको मिस आउट करते हैं, और वो है पाकिस्तान की या वो समंदरी हदूद जो कि पाकिस्तान के अंदर शुमार होती हैं, उसके अंदर जो ख़जाने मौजूद हैं। और मैं बात कर रहा हूँ समंदरी ज़राए से होने वाली ट्रेड के हवाले से, सी ट्रेड के हवाले से, सी रूट के हवाले से। और तकरीबन कहा जाता है कि 1000 किलोमीटर से तवील एक साहिली पट्टी है। पाकिस्तान में उसकी कितनी इफादियत है, बंदरगाह वहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में ज़रा इसके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे, और हम बात करेंगे ओवरऑल ब्लू इकॉनमी की। दुनिया में ब्लू इकॉनमी को कितनी अहमियत दी जाती है, फोकियत दी जाती है, और पाकिस्तान में हम इस ब्लू इकॉनमी के ट्रेड में किस दर्जे पर हैं। हमारे साथ कराची स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, जो कि सदर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जोग्राफियाई लिहाज से जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है ब्लू ट्रेड के हवाले से, सी रूट्स के हवाले से, ये ज़रा पहले आप हमें बताइएगा। जी, इसमें चूँकि हमारा पार्ट जो साहिल का है या जो हमारे पास समंदर है वो तकरीबन 2,90,000 किलोमीटर का इलाका है, जो हमारा EEZ कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 2,90,000 किलोमीटर पानी में मुरब्बा किलोमीटर ठीक है। तो ये, और तकरीबन 1000 से थोड़ी सी ज़्यादा हमारी साहिली पट्टी है। तो अब ये है हमारा, चूँकि नॉर्थ अरेबियन सी में है, तो इस वक्त जो सी बॉन्ड ट्रेड है वो तकरीबन 29 से 30 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जो एनुअली हो रही है। और उसका 80% जो है वो हमारे एरियाज़ में, जो कि इंडियन ओशन कहलाता है, इसके अंदर है, समंदरी हदूद में ये चल रहा है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जितनी 70% ऑफ द टोटल ऑयल है जो नोन है या गैस है, वो सारा गल्फ़ के एरिया में है। तो यहाँ से सारी ट्रेड जो है वो जाती है, यूरोप की तरफ भी जा रही है, अमेरिका की तरफ भी जाती है, और साथ ही जो ईस्टर्न साइड पे जितने ममालिक हैं उन सब को भी जाती है। तो उसकी वजह ये है कि इस वक्त इंडस्ट्री सारी ईस्टर्न साइड पे है और कंज्यूमर सारा नॉर्थ और वेस्ट पे। ठीक। तो ये जो इलाका है जो दरमियान में, जो इंडियन ओशन का इलाका कहलाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसके जितने सी ट्रेड रूट्स हैं वो सारे हमारे सामने से गुजर रहे हैं। ओके ना, अब बात आ जाती है इसको टैप करने की, इसके पोटेंशियल की। देखें, यही साहिल जो है वो इंडिया में भी चला जाता है, देश को भी छूता है। तो जब हम पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार की बात करते हैं, अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, GNP की बात करते हैं, तो इसी तरीके से समंदर के अंदर जो ट्रेड होती है वो आपकी GMP कहलाती है। ठीक है, यानी ग्रॉस मैरीटाइम प्रोडक्ट। ठीक, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि जनाब जो GMP का नंबर है वो इस वक्त बांग्लादेश और भारत में 6% का है, और वहाँ पे इसके अलावा पाकिस्तान में जो है सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर्स की जो है वो GNP। हमारा इंडिया और बांग्लादेश में 6 अरब डॉलर, पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। तो ये तो बड़ा काबिले फ़िक्र भी कह सकते हैं, काबिले शर्म भी कह सकते हैं। इसको क्या है, इसके साथ मैं ऐड करूँ? आप सही कह रहे हैं कि इस चीज़ का इदराक हमारे डिसीजन मेकर्स को शायद इतना ज़्यादा शुरू से नहीं हुआ, और उसकी वजह यही है कि जब से हमारा मुल्क बना तो इसमें चूँकि ऐसे मसाइल आए जो ज़्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, तो उसकी वजह से जो है ज़मीन की तरफ देखना ज़्यादा हमारा रहा सिलसिला, और जो समंदर वाला एरिया उस पर हमने काम नहीं किया। उसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ कि जैसे 30 साल पहले वियतनाम और पाकिस्तान की जो सी एक्सपोर्ट है फ़िशरीज़ की, वो तकरीबन 300 मिलियन डॉलर के करीब थी 30 साल पहले। 30 साल पहले। ठीक है। तो वियतनाम ने अपनी पूरी पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेके आए, उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया,
और आज उनकी जो एक्सपोर्ट है तकरीबन 10 बिलियन पे पहुंच गई है, जबकि हमारी जो है 580-90 के करीब है मिलियंस में। जी हाँ, तो ये नेग्लिजेंस मैं ये कह लूँ या इस चीज़ का इदराक ना होना कि हमारे पास इतना बड़ा। अच्छा, ये बताइए, ज़रा तशरीह करें, हम ज़रा वास्ट लेवल के ऊपर चले जाएं तो ब्लू इकॉनमी के अंदर कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिसको आप समझते हैं कि क्लब होते हैं ब्लू इकॉनमी के अंदर? ओवरऑल तो ब्लू इकॉनमी के जो शेड्स हैं तकरीबन 33 के करीब है, 33 के करीब है जी। बड़े बड़े उसमें ये हैं कि सी बॉर्न ट्रेड को हम लेते हैं, फिशरीज़ को लेते हैं, ओके, हम इसमें पोर्ट एंड शिपिंग को लेते हैं, ठीक है, हम उसमें टूरिज़म को लेते हैं, और उसके बाद हेरिटेज है उसको लेते हैं हम, और ये तकरीबन बड़े बड़े शोबे इसमें ये आते हैं। फिर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अभी इस पर हमने कभी काम ही नहीं किया। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिकल में बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, अच्छा, जो हमारे इलाके में। हाँ। इसी तरीके से जो हमारी सी बेड एक्सप्लोरेशन है, हाँ, उसके अंदर भी हमारा रोल बहुत ही मिनिमल है। तो उसके अंदर अदर देन ऑयल एंड गैस पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल्स कहलाती हैं, जो कि प्रेशियस मेटल्स हैं, जो आजकल चाइना और बहुत सारे मुल्क ये ले रहे हैं ज़मीन से, समंदर से, जो इस्तेमाल होती हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर, जिसमें बैटरीज हैं, जिसमें ये सारी जो चीज़ें, और ये हमारे यहाँ मौजूद हैं। जी, उसमें निकल है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, ये वाले सारे सिलसिले हमारे मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि हमने उनको एक्सप्लोर करना है और उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है कि आपने कहा कि इदराक नहीं किया। पड़ोस में देखते हैं अगेन सेम उसी बेल्ट को लेकर जब हम मीडिया की बात करते हैं और जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा क्या खास रहा? क्योंकि जब इंडिया को देखा जाता है तो उनकी एक 10 ईयर प्लान वो लेकर चले और उसके बाद उसको मेरे ख्याल से सागरमाला का नाम उन्होंने अपने आपको दिया उन्होंने। तो ये क्या है वो प्लान, क्या है उनकी स्ट्रेटजी? इसमें सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल विजन की बात है, क्योंकि विल टू डू समथिंग कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल विल। तो वहाँ पे उनकी पॉलिटिकल विल जनरेट हुई कि हम एक ऐसा मुल्क है जो कि चूँकि उनका तकरीबन जो बेल्ट है तकरीबन 7,000 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन 7 गुना ज़्यादा है, और उनके पास समंदर भी उससे ज़्यादा है जी। तो उनकी आबादी के लिए जो उन्होंने सोचा ये कि जैसे बाकी मुल्कों ने भी सोचा कि अब जब इतनी आबादी बढ़ रही है तो उसके लिए हमें जो वसाइल की ज़रूरत है समंदर की तरफ है। सही। तो उन्होंने फिर ये अपना प्लान बनाया और उस प्लान के ऊपर उन्होंने उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया, जिसमें उन्होंने पोर्ट्स अपनी ज़्यादा बनाई और पोर्ट्स इस तरह बनाई कि जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हैं। तो वहाँ पे जिस तरह अभी बॉम्बे की जो पोर्ट है जो नई बनाई उन्होंने, वहाँ पे कंटेनर शिप का जो एवरेज टर्न अराउंड पीरियड है वो तकरीबन 13 घंटे है। अब हमारे एरिया में जो है वो कहा तो जाता है 2 से 3 दिन, लेकिन 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं जी। तो अब फास्ट ट्रैक है ना, इसका मतलब है वहाँ पे जी हाँ। तो हमें अपने जो पोर्ट ऑपरेशंस हैं उनको स्मार्ट पोर्ट ऑपरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो शिपिंग एजेंट्स हैं उसके लिए हमारी पोर्ट प्रेफर्ड ऑप्शन बने। और फिर ये है कि हमारी कॉम्पिटिटिव भी होनी चाहिए, कि हमारे चार्जेस कम हो, जो सर्विस चार्जेस हैं, हैंडलिंग चार्जेस हैं, ये सारे। तो जब ये करेंगे तो आपके पास ट्रेड है वो बढ़ेगी। ठीक है, यानी ईज ऑफ डूइंग से ट्रेड आपकी यकीनन बढ़ेगी, सी ट्रेड बढ़ेगी। और अब चूँकि आपसे जैसे मैंने कहा कि 90% ऑफ द ट्रेड इज़ बाय सी और 80% हमारे सामने से गुजर रही है। तो जब हम अपने मसाइल को हल कर लें तो यकीनी तौर पे ये सारा ट्रेड जो है हमारी तरफ आना शुरू होगा, बिकॉज जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो हमारे सामने से गुजर रही है उसको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा सवाल होगा। विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जी सर, हम बात कर रहे थे कि जो हमारे सामने से ट्रेड गुजर रही है उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा, वो ज़रा बताइए। अच्छा, किसी भी पोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं 2 तरह के हैं, एक ट्रांजिट ट्रेड होता है, एक ट्रांसशिपमेंट ट्रेड होती है। ट्रांजिट ट्रेड वो है कि जो आपने
जो हिंटरलैंड है, जो ज़मीन है, उसके साथ जितने मुल्क आपके पीछे हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं। और जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, बहुत सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो उनकी ट्रेड हमारे थ्रू होगी, तो दैट इज़ ट्रांजिट ट्रेड। और जो ट्रांसशिपमेंट है वो ये है कि आपके पास वेयर हाउसिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ से बड़े शिप ला के आपके पास रखते हैं सामान, और छोटे शिप्स वहाँ से लेके फिर सी के थ्रू ही आगे जाते हैं। ओके। तो अब इस वक्त जो है हमारे पास ट्रांसशिपमेंट का काम नहीं है, हाँ, ट्रांजिट ट्रेड का काम हो रहा है। हाँ, और जो हो रहा है वो भी हमें पता है कैसा हो रहा है। अब उसमें अफगान ट्रांजिट वाला वो भी हमको पता है कैसा हो रहा है। बिल्कुल, आप माशाल्लाह इसमें बहुत इदराक रखते हैं। तो लेटेस्ट आपको पता ही है कि जो ट्रेड हमारे थ्रू अफ़गानिस्तान की जाती थी वो उन्होंने चाबहार की तरफ शिफ्ट कर ली, उधर उन्होंने रेल भी बना लिया। जी जी जी। और अब इंडिया ने वहाँ पे 10 साल के लिए लीज पे ले लिया कुछ एरिया उनकी पोर्ट का। तो अब हम एक्चुअली इसलिए बाईपास हो गए कि हमारी कॉम्पिटिटिव नहीं है पोर्ट्स। हाँ। तो हमें ये काम करना पड़ेगा ताकि ट्रांसशिपमेंट के ऊपर, ट्रांजिट ट्रेड पे भी और ट्रांसशिपमेंट के ऊपर। ट्रांसशिपमेंट में जो है गवादर पोर्ट सबसे बेहतर है, बिकॉज वो बिल्कुल करीब है। अच्छा। तो वहाँ पे गल्फ़ में जितना सामान जाना होता है, वो बड़े शिप्स अगर उनको एक एरिया मिल जाए जहाँ पे वो अपना सामान ऑफलोड करें और उसके बाद चले जाएं आगे, तो गल्फ़ के अंदर जाना और निकलना नहीं, उनके तो फिर इस तमाम चीज़ को देखते हुए सीपैक ज़ाहिर के मेगा प्रोजेक्ट थे ना उसके लिए, तो वो उसमें कहाँ तक एग्जीक्यूट कर पाए हम, कहाँ तक उसमें इस चीज़ को? क्योंकि जैसे ही हमने सीपैक शुरू किया था, चाबहार वाला सिलसिला भी उसी वक्त शुरू हुआ था, याद होगा आपको। जी। तो अब सीपैक का इशू ये है कि पोटेंशियल वाइज तो बहुत बड़ा है, यानी उसको ये कहा जाता है कि जैसे स्विस कैनाल ऑन लैंड है ये। अच्छा। क्योंकि जितना स्विस कैनाल से एवरेज तकरीबन 10 बिलियन पर ईयर वो कमाते हैं, तो अगर ये हमारी पोर्ट ऑपरेट करेगी तो ये इसका पोटेंशियल तकरीबन इतना है कि ये इससे ज़्यादा ही कमाएगी। ठीक है, बात अगेन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के ऊपर है, तो मैं उसको सीपैक भी मैंने टच किया, और अब मैं SIFC के थ्रू उस लेंस से कहूँगा कि SIFC के लेंस में आपको ब्लू इकॉनमी कहाँ पर नज़र आती है? ये थोड़ा खतरनाक सवाल है। मुश्किल सवाल हो गया। नहीं, लेकिन होना चाहिए, जब हम प्रायोरिटीज की बात करें तो आइडियली होना चाहिए। जी, तो जब हम पोटेंशियल की बात करें, लेकिन सीपैक को तो चूँकि एक नेशनल लेवल की एक अंडरटेकिंग है और हमारे ऐसे दोस्त मुल्क के साथ है जिसके हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, तो उस हवाले से वो तो अपनी जगह कायम है और उसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया। फ़ेज़ 2 में थोड़ा सा डिले ज़रूर आया है, जिसके अंदर इसकी ऑपरेशनलाइजेशन पे कुछ इश्यूज़ हैं, जिनमें सरे-दस्त सबसे ऊपर जो है सिक्योरिटी है। तो इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी जो तशरीफ़ लेके गए हैं चाइना, तो वहाँ पे बल्कि कल या आज आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी कि उन्होंने ये बात वहाँ पे बड़े ज़ोर दे के कही है कि जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो ताकि इस सीपैक के प्रोजेक्ट का जो फ़ेज़ 2 है उसको कंप्लीट किया जा सके। सर, एक जनरल परसेप्शन ये पाकिस्तान में कि जब ये मोटरवेज़ का नेटवर्क जो बन रहा है ना, जो बन चुका है, एग्जीक्यूट माशाल्लाह बहुत बेहतर है, ज़बरदस्त किस्म का है, लेकिन उसमें कई जगहों पे जैसे सखर और कराची हैदराबाद वाला, तो ये कहा जाता है जनाब इसको सीपैक में डाल दें, सीपैक में इसको डाल देंगे तो ये बेहतर बन जाएगा, वक्त पे बन जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो मैं ये देख रहा था कि जब हम ब्लू इकॉनमी को देखते हैं तो उसमें SIFC के अंदर गुंजाइश निकलती है, क्योंकि और भी मेरे ख्याल से कुछ वो फार्मा के लोग हैं इंडस्ट्री के, वो भी पहुँचे थे, उन्होंने जाके अपनी इस पूरी इंपॉर्टेंस बताई फार्मा इंडस्ट्री की, अगर उसको SIFC के लेंस से देखा जाए। एनीवे, इन दैट कॉन्ट्रास्ट, अच्छा, SIFC चूँकि एक इमरजेंसी मेजर किया गया मेरी अपनी ज़ाती राय में कि असल में तो हमारे इदारों को ही ये सारा काम करना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो इशू ये था कि इमीडिएट आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी और हमारे जो प्रोसीजर्स हैं ब्यूरोक्रेटिक वो इतने कम्बरसम हैं कि जो लोग आते हैं उनके लिए तकलीफ दे होता। ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने एक वन विंडो ऑपरेशन के तौर पे इसको लिया ताकि SIFC के अंडर ही सारा ये काम ठीक है। और वो जो उसकी होल स्पिरिट है वो ईज़ ऑफ डूइंग के हवाले से, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। बिल्कुल आपने सही इसको किया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि हर भी जो बाहर से बिजनेसमैन आ रहा है वो कंपेयर करता है बिजनेस को कहीं और करने से कि यहाँ पे जब तक एनवायरनमेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और अबव ऑल दी सिक्योरिटी, ये 4-5 बड़ी बड़ी चीज़ें जिनको
देखना बड़ा ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस ब्लू इकोनॉमी, और इंडिया की आपने बात की, अब बांग्लादेश के मॉडल में देख रहे हैं कि जनाब कहा जाता है ये हमारा बहुत ही पसमानदा तबका होता है, जो हमारे फिशरमैन वगैरह होते हैं, और इससे और कई के पास तो आईडी कार्ड्स वगैरह भी नहीं होते। ठीक है, ये देखते हैं कि बहुत बड़ा एक पेचीदा मसला है वहाँ का, बहुत ही अनडेवलप्ड वो एरियाज़ होते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने थोड़ी सी लिबरल लेबर लॉज लेकर आया, वो वहाँ पे उसने कानून में काफ़ी नरमी की, और उसने फिर उसको जो है वो सिंक्रोनाइज किया उस पूरी इकॉनमी के साथ। हमारे यहाँ क्यों नहीं? अच्छा, पहले थोड़ा सा ब्लू इकोनॉमी पे हल्की सी मैं बात कर लूँ। एक है मैरीटाइम इकोनॉमी, एक है ब्लू इकोनॉमी। तो जो एक जनरल परसेप्शन है कि ब्लू इज़ फॉर सी, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क है कि जो मैरीटाइम इकोनॉमी है और ब्लू इकोनॉमी दो चीज़ें और ऐड होती हैं, तीन बल्कि कह लें। एक उसमें एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, उसमें दूसरा एलिमेंट है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी है ब्लू इकोनॉमी में, और तीसरा उसके अंदर आता है पहलू के इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट को आपने डिग्रेड नहीं करना। ओके, ठीक है। तो यानी एथिकल वैल्यू आपने ऐड कर दी मैरीटाइम ठीक है के साथ। एंड मैरीटाइम आई बिलीव ऑल अबाउट द सिक्योरिटी। मैरीटाइम इज व्हाटएवर इज बीइंग डन एट सी, ऑल बिजनेस व्हिच इज बीइंग डन एट सी, यानी जो कुछ भी इकोनॉमी से रिलेटेड काम ओवरऑल फिर वो मैरीटाइम में आ जाता है। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर देखें तो फिर वो अगर उसमें आप एथिकल वैल्यू डाल देंगे तो फिर आपका ये ब्लू इकोनॉमी हो जाता है। ठीक है, तो अब जो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उस पोटेंशियल तक जाने की सबसे बड़ा जो मसला है वो इन्वेस्टमेंट का है, और इन्वेस्टमेंट भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे चाहिए, आपको पब्लिक की मतलब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर आपको प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कौन सा रोल आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा जो है वो सूदमंद होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके वो स्ट्रेटेजिक उसके अंदर भी आती होंगी। आपने बड़ी खूबसूरत बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। उसको हम अगर शिपिंग के अंदर लें तो 72-73 तक हमारे पास तकरीबन 74 शिप्स थे जो हमारी जो मुल्की ट्रेड है उसको देखते थे, लेकिन उसमें से तकरीबन 60% जो है वो प्राइवेट कंपनीज के थे। जब आपने नेशनलाइजेशन की तो वो सारी कंपनीज निकल गई। सही है। तो अब हम 12 शिप्स पे पहुंच गए हैं। इस मतलब नेशनलाइजेशन का जो बुरा इम्पैक्ट है वो इस इंडस्ट्री इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ा। ओके, तो अब ये उसका नुकसान हमें ये है कि हमारे पास जो अपनी टोटल सी ट्रेड है उसका तकरीबन 10% हमारे शिप्स उठाते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे ऑयलर हैं, ऑयल कार्गो वगैरह को लेके आते हैं, या जो हमारे बल्क कैरियर्स हैं। लेकिन कंटेनर हमारा जो है वो हमारे पास एक भी शिप नहीं है। तो उसका नुकसान ये है कि अभी चूँकि इंक्रीज कंटेनराइज्ड शिप्स की हो रही है, सारी ट्रेड तो कंटेनर्स के थ्रू होती है। कंटेनर्स की, तो उसका नुकसान ये है कि आपका जो अभी ज़र मुबादला है वो आप दूसरे शिप्स को देते हैं जो आपका कंटेनर लेके आते हैं। सही। तो ये तकरीबन 6 to 7 बिलियन का आपका ज़र मुबादला ये इंपोर्ट में जो आप देते हैं जी, इसके टैरिफ में जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपकी अपनी शिपिंग कंपनी होगी तो उसका फ़ायदा कि आप ये सारा खुद उठाएंगे। सर इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर। जी, जो हम बात कर रहे थे, सारी ट्रेड जो है वो कंटेनर्स के थ्रू हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है, और जो पाकिस्तान से डॉलर्स जो हैं वो बाहर जाते हैं और बिलियंस में जाते हैं साल के उसमें क्वांटम में। तो इस साइट को देखा क्यों नहीं जा रहा, वहाँ पर कबाहत क्या है? जब महसूस किया जा रहा है सारी चीज़ें हैं, उसका इदराक भी किया जा रहा है, तो आगे क्यों नहीं बढ़ा जा रहा? उसमें इम्पेडिमेंट्स क्या हैं? उसमें इम्पेडिमेंट्स मेरी नज़र में तो ये है कि पॉलिसीज़ को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। हमें तकरीबन हमारा ये एक डिलेमा ये हुआ है कि हम बीमारियों के साथ ज़िंदा रहने का हमने तरीका ढूंढ लिया,
जबकि हमें उसकी रेमेडी करने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से ये जो ट्रेड अभी हो रही है, इसके अंदर जो बेनिफिशरीज़ हैं वो गवर्नमेंट नहीं है, कुछ और लोग हैं। तो जब आप इसको सीधा करेंगे तो वो वाला जो ट्रेड का पोर्शन है वो, या सी पे आपकी ब्लू इकोनॉमी का जो कंपोनेंट नहीं, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर है बेनिफिशियरी, या कोई और स्टेक होल्डर्स हैं? कुछ और स्टेक होल्डर्स अच्छा, मैं कह सकता हूँ जी। ठीक है, बट होना तो यही चाहिए ना, या तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जी हाँ, यही होना चाहिए ना। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि फिशरीज़ का अभी मैंने जैसे कहा कि हमारा 590 मिलियन डॉलर्स तक पहुंचा है पिछले 30 साल में। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है। हम सी से जो फिश ले रहे हैं वो क्वांटिटी में तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी चैनलाइजेशन शायद उस तरह नहीं हो पा रही। ठीक सर, आपकी मेरे ख्याल से वो मैंने कहीं पढ़ा कि 3 या 4 डॉलर के हिसाब से बाहर आपकी पाकिस्तानी फ़िश जो है वो बिकती है, जबकि सेम इंडिया और बांग्लादेश की वो 6-7 डॉलर के हिसाब से होती है, बल्कि 10 डॉलर्स की बात, 10 डॉलर। अब आ जाए ज़रा इसके बुनियादी फ़र्क पे। तो बड़ा अवामी सी मैंने एक बात की, लेकिन ये बुनियादी फ़र्क क्यों है? इसकी लीकेजेस मैं आपको बताता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चूँकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास की पैकेजिंग और उसके जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उस तरह का हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब फ़िश पकड़ी जाती है प्रोसेसिंग का निज़ाम नहीं है, प्रोसेसिंग का निज़ाम नहीं है, तो अब उसमें ये होता है। और प्लस और भी लीकेजेस हैं लोकल। अच्छा, तो अब उसमें जो फ़िशरमैन क्या करता है, उसमें से कुछ फ़िशरमैन ये करते हैं कि वो अपना कैच बाहर ही ईरान को दे देते हैं। अच्छा, तो बार बार हमारे कुछ और ममालिक में हमारा ये चला जाता है। तो वो फ़ायदा जो हमें होना चाहिए, इसलिए कि वो उनको ज़्यादा पैसा देते हैं और उनके पास पैकेजिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो वो उनसे उठा लेते हैं माल। मतलब वो कैचिंग जो है आउटसोर्स कर लिया उन्होंने एक तरीके से। आप अपना शिकार उनको दे रहे हैं और वो कर लिया फिशरमैन। ठीक है, वो फिशरमैन, हाँ सही है, सही। और वो प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आपका FBR बीच में से निकल गया, आपकी बाकी जो उसके गवर्नमेंट में जो था वो ज़ाहिर है फिर लीकेजेस में चला गया। तो इसलिए 18th अमेंडमेंट के बाद एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में इशू भी बना है कि आपने ये वाला फिशरीज़ जो है 12 नॉटिकल माइल के अंदर का जो एरिया है, ये हमने सिंध और बलूचिस्तान को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर लेजिस्लेट नहीं किया, जिसका नुकसान ये है कि जो इल्लीगल फ़िशिंग होती है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का काम है। तो सेंटर से तो उसको ये अहकामात हैं कि आपने करना है, लेकिन वो इस एरिया में आ नहीं सकती बिकॉज सिंध और गवर्नमेंट ने लेजिस्लेट नहीं किया, ये पार्स इनको नहीं दी। ठीक है, तो उस वजह से इस एरिया के अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो मॉनिटर नहीं हो पा रही। ठीक है, और मसला यही है कि वो जो पॉलिसीज़ या आप कहें कि 18th अमेंडमेंट ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर वो नहीं, हम कर तो दी लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है, और उसके इश्यूज जो है वो पानी के अंदर भी हैं, पानी से बाहर भी हैं, हर जगह पे उसके वो जो है वो उसको हमने पता नहीं एक सहीफा सा बना लिया 18वीं आईनी तरमीम को, लेकिन उसको देखे भी तो वो है क्या और उसके कहाँ पे उसके नुकसानात हैं। हम नहीं कह रहे इसको रोल बैक कर ले, लेकिन उसको कम से कम उसकी जो ट्रू लेटर है उसी के अंदर स्पिरिट में उसको लेकर आए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, और ज़ाहिर है कि इसमें आगे फिर फ्यूचर क्या है, क्योंकि आपका इदारा जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और एक दस्तक जो देना है मुसलसल इस्लामाबाद को, ये मैं ज़रा जानना चाहूँगा। जी, हमारी दस्तक तमाम ऐवानों तक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका बड़ा अल्लाह का करम है कि हमारी जो पॉलिसी डोमेन में जो हम काम कर रहे हैं और उसमें फ़िश एक्वाकल्चर की पॉलिसी हो या फिशरी की पॉलिसी हो, उसके रिव्यू किए हमने और गवर्नमेंट ने उसको बड़े अच्छे तरीके से लिया। उसके बाद हमारी जो नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी है उसका भी रिव्यू हो चुका है और हम चाह रहे हैं कि वो जल्द ही उसको फाइनलाइज़ कर दिया जाए, गवर्नमेंट उसको करके उसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि जब एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसमें एक पॉलिटिकल विल, जैसे मैंने कहा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होती है नीचे के मैकेनिज़्म बनते हैं, रिसोर्स एलोकेशन होती है, मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बनते हैं और फिर उसके बाद वो इदारे उसके हिसाब से अपना काम शुरू करते हैं। अब चूँकि नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी नहीं अप्रूव हुई तो उस वजह से एक बहुत ही डिसजॉइंटेड काम हो रहे हैं। शिपिंग का तो उसका अपना काम है, उसको किसी एक्ट के तहत है, किसी चीज़ के तहत ये काम हो रहा है।
तो इसकी एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो हमारी पूरी जो गुफ्तगू है उसका अगर मैं क्रक्स निकालूं तो सबसे पहले पॉलिटिकल विल, और पॉलिटिकल विल के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है जी, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख रहे। और ओवर द डेकेड हम यही देख रहे हैं कि हमारा जो भी निज़ाम है, जो भी पॉलिसी है, जो पॉलिसी कंटिन्यूएशन है, पॉलिसीज बन तो जाती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, और अगर होती भी है तो उनकी कंटिन्यूएशन नहीं होती है। एक हुकूमत आके वो जब जाती है तो दूसरी हुकूमत नए सिरे से सारी दोबारा व्हील इन्वेंट करने की कोशिश करती है। तो इस आधा तीतर आधा बटेर के चक्कर में आज हम यहाँ पे पहुँच गए। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब मैं चैम्बर्स में भी जाता हूँ, तो कराची चैम्बर्स में मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पे जो साहिबान ने उन्होंने मुझे 3 चीज़ें कहीं, 4 चीज़ें रादर। उन्होंने कहा जी आप हमें पॉलिसी 25 से 30 साल मिनिमम और 50 साल की दे दें तो बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि इतना कैपिटल इंटेंसिव है ये सारा बिजनेस कि कोई बिजनेसमैन 5 साल के लिए नहीं लाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कम्पिटिटिवनेस, उसके ऊपर पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और ओवरऑल सिक्योरिटी। ये 4 चीज़ें उन्होंने डिमांड की। उन्होंने कहा जी ये अगर गवर्नमेंट हमें कोई भी देगी तो हम सारा लाने को तैयार हैं। एक पाकिस्तानी है जिनके पास इस वक्त तकरीबन 40 शिप हैं जो बाहर ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, वो आना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर शराइत यही होंगी। नहीं तो अब ये कितना रियलिस्टिक है, ये शराइत तो बिल्कुल है, हर इन्वेस्टर चाहेगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत, पिछली हुकूमतें और आने वाली हुकूमतें, इन रियल सेंस कोई भी हुकूमत ये सब दे सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता मौजूदा हालात में, कम से कम। हाँ, मौजूदा हालात में, लेकिन अभी चूँकि बिजनेस एक ग्लोबल फिनोमेना है, अगर आपने compete करना है तो आपको उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे और उन्हीं तरीक़ों से compete करना है जो इंटरनेशनली हो रहे हैं। ठीक और अगर आप अपने तौर पे खुद कार्व आउट करके कुछ चीज़ें करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगी। ठीक है, यानी हमारे जो एम है वो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो रिवायती हमारे एवेन्यूज़ हैं, जो हम चले जाते हैं, फिर टेक्सटाइल की तरफ चले जाते हैं और चीज़ों की चले जाते हैं। नाज़रीन, ये एक पूरा समंदर है, खुला समंदर है, और इस समंदर के अंदर ख़जाने हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप वो पॉलिसीज़ लेकर आइए कि जिससे आगे बढ़ा जाए, जिससे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए। सबसे पहले पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम होगा तो सियासी विल भी होगी, सियासी क़ुव्वत भी होगी, और उसके साथ साथ जो है मामलात सीधे आगे बढ़ेंगे सही डायरेक्शन में। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, सदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।